welcome you all to this unique session of People of Metal. This is curated to hear from unique professionals, unique aspirational stories from all of these professionals. Now, since we are running short of time, I'll skip a portion of the formal session and I'll request Mayur to play the AV of our chief sponsors, Samvik Power. Thank you, Bhavenbhai Kamdar ji, for being our chief sponsor. I now request Shri Rajesh Chandan, Chennai Chapter Chairman, Jeep, JATF and Shraman Arogyam, to introduce a panel of amazing speakers for this evening. Rajesh ji Chandan. Hello all. I hope the day is going great to all of you and you're all enjoying the Jito Connect 2025 Hyderabad. I thank Bhavenji and GTM team who has given me the opportunity to introduce the eminent people of metal who are come here and who is going to share their knowledge in the best way. First of all, I would like to welcome our own मोतीलाल जी ओसवाल. आज मुझे गर्व है कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भारत की वित्तीय सेवाओं की दुनिया में एक ऐसे इंस्पिरेशन जिसका नाम विश्वास, फोरसाइटेडनेस और एक्सेलेंस का पर्याय है, श्री मोतीलाल जी ओसवाल. सपने वही पूरे होते हैं जिनमें मेहनत और नियत दोनों शामिल हो. I would like to give a short introduction about Motilal ji as he comes. 1987 में श्री रामदेव अग्रवाल जी के साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की. शुरुआत हुई एक छोटे से सब ब्रोकर यूनिट से बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, और आज कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से अधिक हुआ होगा. आज कुछ बढ़ गया तो मुझे नहीं पता चला. आज MOFSL 7 बड़े क्षेत्रों में काम करता है: वेल्थ मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी एंड होम फाइनेंस. आपका प्रोफाइल शॉर्ट नहीं है ना सर? ठीक है, आई जस्ट गिव यू कि 2 बुक्स इन्होंने लिखा है, द एसेंस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ लाइफ एंड टेल्स ऑफ विजडम. राष्ट्रपति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तक उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं. इनके अलावा ही इज द बिगेस्ट philanthropist. His profile is so long, I will not take because of his simpleness. He is saying कि short and sweet रखो, तो मैं यहीं इसको विराम देता हूँ. But I would like to welcome the chairman, the advisory board of Jito chairman to here on this stage to address all of us. Thank you. Next in line, नमो नमो नमो. आज ये नमो नमो का गूंज हर एक कान में गूंजा है, हर जैनों के गान में गूंजा है. तो उसका एक रीज़न है बिलियन किंग. इनका भी इंट्रोडक्शन मैं शॉर्ट में ही दे देता हूं ताकि लोगों को जल्दी. सोना सिर्फ आभूषण नहीं, ये तो सिर्फ विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है. और इस विश्वास को उन्होंने पिछले 5 दशकों से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिद्धि सिद्धि बुलियन, जीतो के चेयरमैन 24-26 और इंडियन बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष. उनकी आवाज आज पूरे उद्योग की धड़कन है. नेता वही है जो भविष्य नहीं देखता बल्कि भविष्य गढ़ता है. और श्री पृथ्वीराज जी कोठारी ने सचमुच भारत के बुलियन ट्रेड का भविष्य गढ़ा है. राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक सभी ने उनकी उपलब्धियों को सम्मानित किया है. उनकी पहचान पूरे समाज को जोड़ने में एक सहज प्राथमिकता ली है.
हाल ही में 108 देशों के 1.88 करोड़ लोगों को नवकार मंत्र जाप में जोड़कर उन्होंने आध्यात्मिक इतिहास रचा है। देवी और सज्जनों, आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री पृथ्वीराज जी सिरेमल जी कोठारी, द बिलियन किंग। नेक्स्ट इन लाइन मेरे भैया, बड़े भैया, थोड़ा बड़ो है। आज मुझे गर्व है कि ऐसे व्यक्तित्व को परिचय कर रहा हूं जिनका नाम एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेलेंस एंड लीडरशिप बन चुका है। रोशनी वही फैलती है जहां दियों में हिम्मत होती है, और श्री विनोद भाई दुग्गर ने अपनी दृष्टि और हिम्मत से भारत के उद्योग जगत को एक नई दिशा दिखाई है। आरडीबी ग्रुप के को प्रमोटर रियल एस्टेट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, स्पोर्ट्स, डिफेंस और हॉस्पिटैलिटी तक उन्होंने हर क्षेत्र में विकास में एक नया आयाम ऑलवेज रचा है। फिलहाल PHDCCI के वेस्ट बंगाल के चेयरमैन भी है, इंटर काशी फुटबॉल के चेयरमैन है, मालावी कंट्री के वे काउंसल जनरल भी है। सच्चा नेता वो है जो सपनों को सिर्फ देखता नहीं बल्कि औरों को सपने को साकार करता है। 55 से अधिक स्टार्टअप्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है और उनको टाइम टू टाइम मेंटरशिप भी करते हैं ताकि ग्रो अप और स्केल अप हो सके। दोस्तों, ही इज नन अदर देन विनोद भाई दुग्गर, लार्ज विशनरी, समाज सेवी और प्रेरणा स्तोत्र टू एवरीवन। He has only one word to say to everyone, कि don't call me industrialist or entrepreneur. I am a simpleton guy who comes and helps everyone in this world. Next in line, आज इस मंच पर स्वागत करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है एक ऐसे दूरदर्शी लीडर का जिनके नाम भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज की क्रांति का प्रतीक है, श्री निर्मल जी जैन। सपनों का साहस चाहिए और सफलता का ईमानदारी, इन्हीं दो मंत्रों के साथ उन्होंने अपना सफर शुरू किया और खड़ा किया IIFL ग्रुप, जो आज भारत की सबसे ट्रस्टेड और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है। एक छोटे से सपने से शुरू होकर आज IIFL करोड़ों भारतीयों के आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट हो, लेंडिंग हो या ब्रोकिंग हो। वो नेता अलग है दोस्तों, वो नेता अलग है जो सिर्फ पैसा नहीं कमाता बल्कि लोगों का विश्वास और उनका भविष्य बनाता है, और यही पहचान है श्री निर्मल जैन जी की। देवी और सज्जनों, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें एक सच्चे ट्रेल ब्लेजर। इन्होंने अपने दिल खोल के जीतों के बहुत सारे इवेंट्स को ऐसे बिग स्पॉन्सरशिप दिया है। अहिंसा रन 2 साल हमने देखा है कैसे इन्हें उदारता से हेल्प किया और सपोर्ट किया, और आज इतना सक्सेसफुल रहा। आज जहां हम बैठे हैं जीतो कनेक्ट, उनका भी मेन स्पॉन्सर IIFL निर्मल जी है, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नेक्स्ट इन लाइन, दोस्तों, आज हमारे बीच पधार कर ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका नाम एक भारत की उद्योत्म में कहानी में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, श्री गौतम जी जैन। हौसले बुलंद हो तो मंजिल रुक जाती है, दृष्टि साफ हो तो दुनिया रुक जाती है। 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ादी का पर्व मना रहा था, उसी दिन जन्मे श्री गौतम जी सच्चे अर्थों को स्वतंत्र सोच, साहस और अटूट संकल्प के प्रतीक है। कपड़े के व्यापारी से शुरुआत कर उन्होंने रिकॉर्ड समय में रेमंड के सिर्फ वितरक बनकर उनकी व्यवस्थित प्रतिभा का लोहा मनवाया, लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी सन 1991 में उन्होंने ग्रेनाइट उद्योग की दुनिया बदल दी। फैक्ट्री नहीं, खदानों से शुरुआत कर उन्होंने इटली जैसी ताकतवर इंडस्ट्री को चुनौती दी और पोकरना ग्रुप को अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में स्थापित किया। यही नहीं, उन्होंने स्टांजा के नाम से प्रीमियम परिधान शुरू किया और फिर भारत का पहला आधुनिक क्वांट्रा सर्विसेज प्लांट खड़ा किया, जो आज विश्व स्तर पर भारतीय गुणवत्ता की पहचान है। जो सपने औरों को संभव लगते हैं वो ही सपने इतिहास लगते हैं, और यही इतिहास रचा है श्री गौतम चंद जी पोकरना ने।
देवी और सज्जनों, आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और इनका भी धन्यवाद है। ये ऐतिहासिक पल जहां हम बैठे हैं, जीतो कनक हैदराबाद, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया, पावर्ड स्पॉन्सर बन के क्वांट्रा। वी वेलकम यू गौतम जी एंड योर लोकलाइट। सो एवरीवन वांट्स टू नो हु आर ऑल, मतलब बाहर गांव से जो भी आए हैं वो आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। सो ओवर टू द मॉडरेटर हु कैन हेल्प एंड मेक श्योर इन द नेक्स्ट 1 hour वी गेट द बेस्ट आउट ऑफ द जीतम पावर ऑफ मेटल। थैंक यू। May I request Shweta ji Jain to come and introduce Bhavinji Kamdar. She is Mrs. India 2018. Welcome Shweta ji, please come. Jai Jinendra everyone. Myself Shweta Jain. I am from Kolkata, the city of joy, and a proud member of JBN and Jito. सो आए हुए सारे मेहमानों और सारे अतिथियों का सबसे पहले मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लेजेंड वही होता है जो सपनों को हकीकत बना दे और मेहनत को अपनी पहचान। आज हमारे बीच मौजूद हैं कई ऐसे शख्स जिन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बनाई बल्कि एक लेगेसी खड़ी की है। एक विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका डेडिकेशन डिक्शनरी में नहीं बल्कि उनकी जर्नी में लिखा जाता है, जिनका ज़ील उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ाता है और जिनका वर्कहॉलिक एटीट्यूड उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। इनकी मेहनत सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। यस, दे आर द मैन ऑफ विजन, the face of inspiration, the symbol of success, the inspiration of this generation. So ladies and gentlemen, please एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे सारे ऑनरेबल पैनलिस्ट के लिए। और अब मैं जिसे स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी वो मेरे भाई, आपके भाई, हम सब के भाई, भाविन भाई। जी हाँ, तो he served as a chapter chairman of Jito Kolkata. He is a JTF and Jeep trustee, board of member of Veerayatin, and at present he is serving as Jeetam chairman. And the list goes on. He is a promoter of Samvik Power. और हाँ, हर कदम पर इन्होंने ये साबित किया है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारे भाविन भाई कामदार का। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले जीतम का ये नेशनल प्रोग्राम पहली बार हो रहा है क्योंकि जीतम वर्टिकल का जन्म ही इस टेन्योर में हुआ और एकदम नया वर्टिकल है। और मैं पृथ्वीराज जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना ये वर्टिकल चलाने के लिए। तो अभी हम इस वर्टिकल में एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आज ये पीपल ऑफ मेटल जो मेन इस प्रोग्राम का ये पूरा वर्टिकल जो हमने जीतम के अंदर बनाया उसका मेन पर्पस है कि इन सब महानुभावों की बहुत सारी स्टोरीज़ हमने सुनी हैं, बहुत सारे जगह पढ़े हैं, गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। बट हम आज अपने मॉडरेटर के थ्रू इनसे वो कुछ जानना चाहते हैं जो जनरली कहीं लिखा नहीं हो, जो इनकी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हो या ऐसी कोई घटना हो और उस घटनाओं से आगे के जो जनरेशन्स है वो कुछ सीख पाए और इनके जैसे तो बन पाए या इनके कुछ परसेंटेज भी बन जाएंगे जीतो के। अगर सब यूथ और सदस्य तो भी बहुत बड़ा जीतो बन जाएगा। और इसके साथ आज जीतम एक नया वर्टिकल, एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है और ये मंच सबसे बेस्ट है लॉन्च करने के लिए। और मैं लॉन्च के पहले हमारे जीतो के कुछ लोगों को मंच पे आमंत्रित करूंगा इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। सुखराज अंकल, तेजराज जी, गणपत जी और उज्जवल भाई साहब 2 मिनट स्टेज पे आइए। हम एक नया लॉन्च कर रहे हैं, प्लीज़ 2 मिनट। और ये 5 स्पीकर्स और ये 4 जो है यही इस पूरे प्रोग्राम के प्रति कि आप समझ जाएंगे कि हम क्यों इनको बुलाए हैं। आप 1 मिनट तो काका 1 मिनट साहब, हम जीतम के अंदर शैडो द सीईओ लॉन्च कर रहे हैं। शैडो द सीईओ प्रोग्राम में ये जो आप देख रहे हैं सब सीईओज है, सब लीडर्स है, ऐसे जीतों के ही हम कुछ सिलेक्टेड लीडर्स के साथ अपने यूथ को
एक एक दिन, वैसे साल में 3 बार उनके साथ स्पेंड करने का मौका देंगे। वो पूरे दिन उनके साथ रहेंगे और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और उनसे सीखेंगे कि एक सीईओ इस लेवल पे कैसे बिजनेस करता है, सोशल काम करता है और कितने दिन में कितने सारे मूड्स एंड स्विंग्स होते हैं। तो इसको हम लॉन्च करेंगे और एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे है, तो जस्ट अगर ओके और हमारे इसके स्पॉन्सरर काका आरडीबी ग्रुप है और हाँ दोनों एक ही है, नहीं तो पर 2 लोगों का फायदा उठाएंगे ना हम लोग। तो आरडीबी ग्रुप के साथ जब बात हुई तो हमारे सेक्रेटरी जनरल ने पूछा कि कितना स्पॉन्सरशिप मिला, तो आरडीबी ग्रुप में विनोद भैया ने बोला भान भैया चेक तो ब्लैंक है, आपको अमाउंट जो लिखना है लिख लीजिए। तो ऐसे हमको इसका भी स्पॉन्सरशिप मिल गया है और ये हम आज से लॉन्च कर रहे हैं और विद इन 1 मंथ वी विल कॉन्टैक्ट लॉट ऑफ सीईओज एंड वी विल एक्सपेक्ट काका आप लोग सब भी एक एक दिन समय देंगे जीतो यूथ के लिए। नहीं नहीं, आपको एक दिन स्पेंड करना उनके साथ नहीं, इसमें यूथ ही आएंगे और आपके पास आएंगे। इसी के साथ मैं देवेंद्र जी सुराना को रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे के प्रोग्राम को कंडक्ट करें। देवेंद्र जी IIM बेंगलोर के एलुमनस हैं और सुराना ग्रुप हैदराबाद के मेंबर भी है उन्हीं के। और अब देवेंद्र जी आपके तौर। Thank you very much, Bhavin Bhai. And thank you for the organizers for giving me this opportunity to moderate a session on the men of metal. Men of metal. इसका मतलब होता है जो शख्स sheer grit, courage और determination से वो सब कुछ कर दिखाता है जो कोई और नहीं कर पाता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज मंच पर मेरे साथ वो 5 अनुभव है जो शायद न सिर्फ जैन धर्म वाले लोगों का बट अबाउट द होल कंट्री। आई थिंक दिस आर द 5 पीपल who can represent our entire country as the men of metal. ऑर्गेनाइजर्स ने एक गलती कर दी, वो सोचे men of metal मतलब धातु और एक कॉपर वाले को बुला लिया। अब जो भी हो, nevertheless, let us try to make the best of this occasion. And before I go on to the main men of metal here, also thank all the men of metal who are sitting here, who have come on the stage to launch the Jeetam program. So, सबसे पहले, first I'll start with Nirmal ji. I have a little bias towards you because you're from IIM and I am from IIM. So let me take that liberty of asking you the first question. I thought, today the entire country, the entire world is looking at the way things are happening, and every day morning what Trump is tweeting is changing the whole world. So I think a discussion cannot happen without understanding what is happening in the geopolitics. And I think this today audience, today the dais today can give us some clarity. So first of all, I would request you to give your views on the geopolitics, what is happening, what do you see will be happening now, and what it means for India. Okay. So I'll give my views, but That's the idea. given that every day morning, as he said, Trump tweets and his mind changes, it's very difficult to give any forecast. But only thing that I want to say, there's nothing to be overly pessimistic or be scared about this, because as stock market investors, we look at businesses fundamentally. Very small percentage of businesses might get impacted. And most likely scenario is that a truce will emerge. I'm an optimist. Okay, just to start with, immediately because of the tariff, there are 4 businesses that are identified to be impacted, like textile, jewelry, footwear, and prawns or shrimp. So jewelry has already found way through Dubai and Mexico. I mean, there are a lot of jeweler people here. They'll confirm it. Textile also, people are working with this. So the impact on India's economy or market, to my mind, is not significant, but is exaggerated. Bigger problem is that given the mercurial and the eccentric person that Trump is, people are worried about it converting into a military support to Pakistan or our neighbors and becoming a conflict which is worse. Fortunately, Indian
I mean, except for one or two statements that came from external affairs after the Canada visit, I have been very restrained. They have not made any irresponsible statement. They have not reacted to whatever Trump has said. And I understand from very reliable sources that backdoor negotiations are full swing. Is more of an ego battle. The Trump, everybody knows that what kind of an individual is he. So if you ask me personally, I'm not too concerned about it. Of course, it's not a very happy situation to be in, and one has to be cautious. People are talking about the tariff can be levied on IT services, but there are negative implications for them also. It's not that they can just get away with it without paying a price for it. Like even H-1B visa, they diluted it significantly. The first they came with 100,000, then they said, okay, Homeland can give exemption and so many other things. So I think, one should wait and watch. If it gives an opportunity in market, it's a good opportunity to, for long-term investors not to worry about it and invest. So that is what it's very interesting because when it started, it looked like that India is in a sweet spot because US-China is rivalry and, Russia-Ukraine war is going. US needs India as a friend. Modi ji, they're talking about friendship. And suddenly, almost from early May to mid-June, it was going very smooth and it changed overnight. And it can change overnight the other way around also. So I think keep fingers crossed and watch. Thank you very much, Nirmal ji. Next, I'll request Motilal ji Oswal ji. Motilal ji Oswal, a brand in itself, probably the most well-known brand by an individual, and he is sharing the dais with me. I'm really feeling very proud today. मोतीलाल जी आपका स्लोगन है बाय राइट सिट टाइट. ऐसे वोका वर्ल्ड में, वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस वर्ल्ड में क्या ये बात अभी भी सही है या हमको दुनिया के साथ बदलना चाहिए? बट वो बोलने के पहले आपके भी कमेंट्स थोड़े, जियोपॉलिटिक्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द. Let me take your second question first. Yeah. To start from where Nirmal left, and I think Nirmal has said very rightly that the things can change very fast. I think the issue is Trump is a businessman. He's a crazy guy, unpredictable guy, but he's a businessman. And his own kind of consideration will be that how he can really, I think, get more vote shares from that public. My sense is the people are very unhappy there, and he's really, I think his rating is also, popularity is also coming down. So he has no option except to really, I think, do the deal with, not only with India, but many countries that he has kept it open. So he has kind of taken a very, you can say, rigid stand, but my sense is that it will be resolved very, very soon because India, I think, is the most reliable partner the US may have. And what he has done is against the US interest in long term. In short term, he may have really, I think, played smartly in his own mind, but long term, it is not good for, because US, it takes a lot of time to build relationship. US and India, especially after Modi ji came, they were very close. And every US president. But I think he has taken the kind of gamut, not only with India, but everywhere. He's not close with China, he's not close with Japan, and all his friends actually are no more his friends. All his neighbors, all the Europeans. So somewhere I think it is not good for US, but definitely our stake is higher compared to what US interest in India, business will be lower compared to what, so our dependence on them is very high. And as Nirmal said, that things are happening and backdoor things are happening. In between you keep hearing some good tweets, but in between kind of some other kind of matters keeps coming in. So I'm quite hopeful, I'm quite optimistic, and business is going on as usual. In fact, India always really, I think, under pressure, under adversity, we end up doing more reforms. And I've been seeing for the last 40 years, when you are pushed to the wall to the country, the reforms come. Otherwise, GST reforms should have not come if this tariff thing issue had not. So let's take it positively, and I'm optimistic on that. Coming back to buy right, sit tight. I think equity investing is not about short term. Short term, you can keep seeing the volatility in the market, and that's the nature of the market, and that volatility is increasing day by day. But that's the nature of the market, and people have become very short-termish because it's a kind of, I think, digital has further kind of
accelerated the pace of the short-term nature of the people, because you look at 10 minutes delivery, you start with pizza 30 minutes, then now you're saying 10 minutes, people will say that on instantly. So I think the human nature is all about that. We want quick things. We want really, I think we are trigger happy guys. But that is not the way the market works. I've seen 99% of the trade happening more on speculation side. So the stock market is the place where you have you are a casino and you are a long-term investor. So through the same instrument, you can play both. So the smarter people who wants to create wealth, they are the people really who believe and who practice buy, right, sit tight. The people who are more in gambling, they really try to really see that can they make money, but all the data, even SEBI का recent survey आया है, most of the people are losing money, and the only money is made by the intermediaries like us or by exchanges or by depositories. So whole ecosystem is making money at the cost of the investors, which really I think is a bad thing. So I've been doing it myself personally, investing for last 40 years. And the only way to make money is buy right first thing. Buy right stocks, right funds, and just enjoy the ride. Don't worry about ये CNBC क्या बोल रहा है, GTV क्या बोल रहा है, Trump क्या बोल रहा है. Don't worry about that. It's just too much noise. You should not really, I think, get carried away by that. Life it should be very simple. We should not make it complicated. The long-term investors are the only people who makes money. Short-term people, they lose money. That's what I would like to say. Thank you very much. पृथ्वीराज जी, आपकी स्टोरी सुना तो बॉलीवुड स्टोरी के वैसे लगती है, और आई मीन मैन ऑफ मेटल इन बोथ वेज, मैन ऑफ मेटल एज वेल एज मैन ऑफ मेटल. आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग विच वी हैव. आपसे भी जानना चाहते हैं, ये जियोपॉलिटिक्स का जो इफेक्ट गोल्ड पे हो रहा है, उसका क्या आपको लगता है? और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर ट्रंप को थोड़ा पागलपन आ गया और वो उसके 8,000 टन में से कुछ गोल्ड बेच दिया, तो दुनिया में क्या होगा? सबसे पहले हमारे लिए तो ट्रम्प अच्छा है क्योंकि हम लोग तो पैसा बना रहे हैं. वो रात को क्या स्टेटमेंट देता है, गोल्ड का प्राइस कहाँ चले जाता है, फिर सुबह आके फिर उसको करेक्शन करता है, फिर आता है. एवरी डे आपने देखा होगा गोल्ड के अंदर 2 लाख रुपए का अप डाउन होता है. और हम तो हैप्पी है कि वी आर सिटिंग विद द 50,000 टन ऑफ गोल्ड. आरबीआई का डेटा के हिसाब से फ्रॉम 97 से जब इंपोर्ट अलाउ किया, 96 से, मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ, और आज 2025 में हम बैठे हैं, उनके हिसाब से 25,000 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ है. और ट्रम्प खुद अभी क्या है ना कि वो खुद बिजनेस कर रहा है. पहले वो कंट्री से एक्सटॉर्शन करता था, अब धीरे धीरे वो इंडस्ट्री लोगों से भी करेगा. जैसे मोतीलाल जी से, अगर वहाँ यूएस में, तो मोतीलाल जी से भी बोलेगा पैसा लाओ. ऐसा ही हो रहा है. जैसे सबको बुला रहा है, आप कितना इन्वेस्ट करोगे, 250 बिलियन, कोई बोलता है मैं 600 बिलियन. माइक्रोसॉफ्ट सबसे एक्सटॉर्शन चालू कर दिया है. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेक इन इंडिया के जैसा मेक इन यूएसए करो आप. उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग गया अब वहाँ पे फैक्ट्री को. अभी मुझे लग रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी हमको यूएसए में ऑफिस डालनी पड़ेगी, फैक्ट्री भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको लग रहा है कि अभी फ्यूचर यूएस का अच्छा है. जब तक ट्रम्प बैठा है तब तक तो हम लोग सब खुश है. और रही बात गोल्ड की, इस प्राइस के ऊपर आप बिलीव करोगे 1,21,00,000 रुपया 1 किलो का प्राइस हो गया है. और मैं मोतीलाल जी हर एक टाइम कहता हूँ, अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 का 100 रुपया गोल्ड में डालना चाहिए. ये आज से नहीं, एक बार भी नहीं, अभी तक पैसा नहीं डाला और लॉस हो गया मेरा. अरे वो मैं तो बोलो 100% आपको ज़रूरत है, कुछ कपड़े खरीदने हैं तो 2 ग्राम सोना या 5 ग्राम सोना बेच दो, और उसका जो पैसा आएगा उससे कपड़े खरीद लो. जो रिटर्न गोल्ड ने दिया है, एवरी वुमेन हैप्पी. मैं पढ़े लिखे हो कि मैं हर एक टाइम पे कहता हूँ, पढ़े लिखे लोग गोल्ड नहीं खरीदते. निर्मल जी हुआ, मोतीलाल जी हुआ, या पोकरना जी हुआ, कोई गोल्ड खरीदते नहीं है, खाली स्पीच देते हैं, दुनिया भर के रिसर्च करते हैं, और एंड में जीरो कुछ खरीदते नहीं हैं. और जो खरीदते हैं वो न पेपर देखते हैं, न वो प्राइस देखते हैं. उनसे कोई मतलब नहीं है कि गोल्ड का क्या प्राइस है. आज की डेट के अंदर आप यकीन करोगे, आफ्टर कोविड
जो निर्मल जी ईटीएफ के अंदर बाइंग हो रही है, और आपको बता दूं कि ईटीएफ वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले हम थे। 2006 की बात कर रहा हूँ, जब एसपीडीआर भी मोतीलाल जी नहीं आया था। उस टाइम से बात करें, आज की डेट में हर दिन का, जब से हमने सिल्वर स्टार्ट किया था 2022 में आफ्टर कोविड, 4000 टन सिल्वर ईटीएफ के अंदर आ गई है वॉल्ट में, और वॉल्ट में रखने की जगह बॉम्बे में नहीं है। और गोल्ड एवरी डे एक्यूमुलेट हो रहा है। ये मैं अभी पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, जो अब सोना खरीद रहे हैं एट द हाई प्राइस पे। तो गोल्ड का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया कि नहीं, पोर्टफोलियो में अभी सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए। और अगर जब इन्वेस्टर खरीदने आते हैं तो वो चीज़ कहाँ पे जाएगी इसका कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। गोल्ड कल $4000 भी हो जाए, 5000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत छोटी वैल्यू है। और पूरा वर्ल्ड का अगर आप देखोगे तो 3400 टन की टोटल प्रोडक्शन है, जिसमें 1200 टन चाइना लेता है, 1000 टन इंडिया खरीद लेता है, और बाकी के सेंट्रल बैंक 1000 टन खरीद लेता है। तो बचता ही नहीं है सोना की रिजर्व बढ़े। सोना दिन दिन घट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपने सोने जो लंदन वेयर हाउस में पड़े थे, वो भी आप कंट्री सैंक्शन लगा देते हैं, कब पता नहीं चलता है। तो सब कंट्री गोल्ड अपना खुद का वापस मंगा रही है। अभी लास्ट वीक में इंडिया ने 100 टन वहाँ से वापस लिफ्ट किया, चाइना लिफ्ट कर रही है, और छोटी छोटी सेंट्रल बैंक, पोलैंड है, हर एक छोटी छोटी सेंट्रल बैंक अभी रिजर्व के अंदर गोल्ड बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी का दौर चालू रहेगा। ट्रम्प बेच सकेगा कभी गोल्ड? नहीं, उसका डॉलर की रीवैल्यू भी नहीं करता। हम तो इसको बार बार कहते हैं। आपको पता होगा उसके पास 8200 टन सोना एट द रेट ऑफ $35 का, $33 पर आउंस की रेट का माल पड़ा है, तो रीवैल्यू भी नहीं कर रहा है। बट नो डाउट है उसकी डेट सीलिंग, अभी आपने परसों देखा होगा, उसने सब शट डाउन कर दिया। मोतीलाल जी, जो यूएस डेटा देती थी, जो जॉबलेस के डेटा आते थे, नॉन फॉर्म पैरोल के डेटा आते थे, हर डेटा वीकली आता, उस पर पूरी मार्केट डिपेंड करती थी। सडनली परसों से फेड कोई भी डेटा नहीं देगी। किसी दिन उसके दिमाग में आ गया कि ईटीएफ के अंदर गोल्ड कोई नहीं रख सकता है, तो नो डाउट गोल्ड का भाव गिर जाएगा। कुछ भी हो सकता है। बट जो अपने यहाँ पे 140-150 करोड़ की आबादी है, और उसके सामने हम 800 टन इंपोर्ट करते हैं, यानी पर कैपिटा सिर्फ 2.5 ग्राम सोना ही हम अभी तक इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी भी अपने यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। थैंक यू वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग। सोने के साथ जी, आपके पास कितना गोल्ड है पर्सनली? देखिए, मैं एक जूनी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, सोने की बात नहीं है। नहीं, आप सीधा स्ट्रेट आंसर दो ना यार। रिजर्व बैंक ऑफ पृथ्वीराज जी। देखिए, मेरे दादाजी ने जो ज़मीन में डाल के रखा था, मेरे पिताजी ने नहीं निकाला। मेरे पिताजी ने डाला, वो मैंने नहीं निकाला है। और मैंने डाला हुआ है, मेरा बेटा भी नहीं निकालेगा, अभी तो ऐसा लग रहा है। तो अब कितना है वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट नो डाउट है कि हम लोग सुखी है, बस इतना है। बाकी कोई लेके जाना नहीं है। अगर मैं बोलूँ 2 टन है कि 5 टन है, लेके तो मैं जाऊँगा नहीं। जो है वो यहाँ ही है, और खाली रहना है कि मेरे पास है। मैं एक जूनी स्टोरी कहता हूँ कि जब मैं पहली बार हैदराबाद आया था, इससे हटके है, पोकरना जी से मिला। पोकरना जी के घर पे पार्टी थी, वो बे बात है जुबली हिल में, बराबर पोकरना जी। तो मैंने बोला, पोकरना जी आप जैन तो दिखते नहीं हो, आपका कोई जैन फ्रेंड भी नहीं है, तो आप जीतों में क्यों जुड़े? ऐसा जीतों में क्या लगा आपको? गणपत जी, तो इनके घर पे पार्टी थी, तो इन्होंने कहा, देखो पृथ्वीराज जी आपकी बात तो सही है, मेरा एक भी जैन फ्रेंड नहीं है, बट मेरे 9 भतीजे हैं, उनके बच्चे, मतलब मेरे भाई के बच्चे, मेरे सब इनके 9 हैं हम लोग, और मैं चाहता हूँ कि मेरे भतीजे, मेरे बेटे की शादी जैनों में हो, इसके लिए मैं जीतों में जुड़ा हूँ। 2006-7 की मैं बात याद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच पृथ्वीराज जी। गोल्ड के साथ साथ वैसे कॉपर का भी प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी मैं ट्रम्प से खुश नहीं हूँ। सुना है, जैसे आपने बताया था, ट्रम्प बिजनेस कर रहा है, जैसे इंडिया में पहले होता था कि हर एक आदमी थैली ले जाके कस्टम्स इसमें कम करो और उसमें बढ़ाओ, वो अभी यूएस में हो रहा है। हर बिजनेसमैन वहाँ पर यही कोशिश कर रहा है कि मेरा रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट हो और मेरा फिनिश गुड्स पे ड्यूटी आ जाए।
So, I mean, we are seeing what we have seen in India in 90s is going to happen in US if this continues. Thank you very much. गौतम जी, आपसे एक प्रश्न. मैंने देखा आपका ग्रोथ जो हार्डवर्क, डेडिकेशन, एफर्ट है, 30 साल से हम लोग एक ही बिल्डिंग में हैं, मैं और गौतम जी, ऑफिस. तो 30 साल से देख रहे हैं हम लोग. तो आपने यूएस में पूरे ग्राउंड से at a new level you have started a business right from scratch in US. So give a little bit of your experience of how you have done this in US and also how this tariffs will affect your business and how do you see it, how do you want to counter it? So I'll have to start from day one. I'm a textile guy, you know that. So since I was traveling to Europe frequently for going to design studios, and my travel was being taxed. And one of the income tax commissioners suggested, Gautamji, nobody can remove these additions till you become an exporter. So that's how I started my journey in stone business. I thought, chalo, Hyderabad ke aaspaas bahut sa patthar hai. Let me get into some namesake business. I had no interest of stone. And I was very passionate even about my textile business. And we were already like number one in the country, making enough profit. But then that wo khundak thi, कि every travel I go 4 times a year and I am paying tax on my travel because I'm not an exporter. And he was telling that you go for fun. Though I tried to convince 2-3 commissioners that why will I go to the same bloody place, go to Paris and Milan all the time. So that's how I got into stone business. After getting into stone business, when I started actually selling material from my quarry, the Italians started coming to the quarry and they started buying. And I said, Arey, this can also be a business. So I tried to explore that business. And as Italians are, they started to take me for a ride because neither I was going to my quarry, nor I know anything about the stone. So one time they said, will you give you 40,000 euro equivalent? Those days they were liras. So I said, 40,000 euros? That's a big money. Let's try some more excavation. Then once we become exporters, then we'll sell off the quarry. So as things have it, I found that that same customer from Italy came and offered me 20,000 euro. I said, हो सकता है यार वो पत्थर अच्छा नहीं होगा, दे दो. Next time he came, he offered me 10,000 euro for the almost same volume of material. So I said, no, I'm not going to sell raw material to these Italians. Let me try my hand in processing it. So once I had been to US on a holiday, and I knew US is a fantastic place to go, but I didn't know for business. So I said, okay, we'll start processing and start selling. Honestly, I must have traveled 2 years across the globe to sell finished product. I didn't leave any country. And I could hardly sell some 6-7 containers those days. And I said, this is not going to work. So I said, let me focus only on one country. And I found the demand there is fantastic. People are willing to pay any price that you ask, provided you deliver good material. That's how I went to US to sell. Believe me, I must have traveled to every city of US myself at least 2-3 times. And that is how, after realizing that the potential here is fantastic, I focused on that country and we became the largest suppliers of granite into US. So that's how my... अभी tariff का क्या effect आएगा? If I have to tell you tariff, I think I am the worst affected amongst people here because I focused on only one market, US. And I used to tell my friends that US is the only city in the world. You've told me many times. And the whole rest of the world is a village. Because the size of market in US
is so big. Unless you really explore, you cannot imagine the size of the US market. I'm talking about a particular consumer product because that's what I was focusing. And any amount that you can supply, they place a order more than that. And that kept on moving, that I kept on expanding. But today, our product, honestly, is 50% on the existing price. There are customers who are importing even with 50% tariff. I was expecting that there will be resistance, there is resistance, but fortunately in our kind of business, since we design our product, and once that design is specified for any particular project, that customer has no choice, he has to buy from me. That's because they cannot reproduce the product. Others cannot because our formulations are our formulations. So we are stand at a different situation, but we are the worst affected. How do you plan to? And I think I'm trying to keep it as is. I don't want to compensate the tariff to my customers right now because it's too early. When the tariff was 10%, I had decided that I will part with 2-3% so that I took out my own philosophy that the consumer will pay 3% more, the distributor will absorb 3%, and I will absorb 3% for 3 months. Let's wait and see what happens. As what everybody knows, the tariff became 25, then tariff is now 50. So now I am just waiting and watching that because once you reduce the prices in the market, my experience shows last 35 years that it's very difficult to get back the price. Today, the customers are willing to pay 25% very conveniently. They have no problem because there is such a big margin in our product that they are going to even buy at 50%, I'm sure. But maybe we'll wait for the time. All the best. The market is still booming. I can tell you that American market is still booming. When you go there, everywhere, the traffic is as usual. People are spending money as usual. Things have become expensive. One advantage is that everybody knows because of tariff, the prices have gone up. Thank you. विनोद जी, आप खुद एक इंस्टीट्यूशन है कैलकाटा का, तो मतलब कोई भी सोच ही नहीं सकता, विनोद दुगर के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता है. तो इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द पैनल. और हमने अमेरिका के बारे में बहुत सुन लिया, आपसे चाइना के बारे में सुनना चाहते हैं. आपके आई feel that you would be having some exposure to China. We would like to understand what is happening in China and what we can learn from them. मैं तो पहली बार चाइना के बारे में सुना था, वो पिक्चर धर्मेंद्र की थी, हिंदी चीनी भाई भाई, वो रिजल्ट अब आ रहा है. तो देखिए, जब मंच पे जितने विराजित थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी इफेक्ट्स का और ये सब के बारे में कि अमेरिका का टैरिफ से ये इफेक्ट हो रहा है. कुछ बोलते हैं, काका बोल रहे थे इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो साहब बोल रहे कि एग्जॉर्ब कर लेंगे. मेरा ये मानना है कि अपनी जो कंट्री है, जो 140-50 करोड़ की आबादी है, इसको वर्ल्ड में किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होने वाला. सेल्फ कंजम्पशन इतना है और सबसे बड़ी बात है अभी सेल्फ बिलीव इतना बढ़ गया है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इट्स बिकम लाइक ए मॉर्निंग, एक तो छोटा सा पढ़ लो 5 मिनट का, जस्ट लाइक व्हाट्सअप मैसेज, एक टैरिफ को पढ़ लो, वापस अपने कार्य में जाते तो भूल जाते हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग विद चाइना. जब आप बात कर रहे थे तब हिंदुस्तान अब उस हिसाब से तैयारी कर रहा है कि वॉट एवर इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करके सेल्फ रेजिस्टेंस मॉडल में आ रहा है. एंड इंडिया इज गोइंग इन दैट ट्रैफिक ओनली. एंड थैंक्स टू द एंटरप्रेनर एंड बिजनेसमैन. अगेन, जब उसकी बात करते हैं, 150 करोड़ आदमी में से 1 करोड़ आदमी 150 करोड़ आदमी का 149 करोड़ आदमी का बोझ उठा रहे हैं. दे आर सो वाइज, दे नो व्हाट टू डू. So is tariff, whether it is China, whether it is America, nothing is going to worry. We are youth, we are going to take over the world seriously, that they are going to be dependent upon us. So if according to me, there is no effect. दो मैं चाइना के बहुत करीब हूँ, बंगाल में रहता हूँ, जब तब इधर उधर से आ जाते हैं, पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. हम लोग उससे तेजी से उधर चले जाएंगे. Thank you. Thank you very much. Really motivating and I think uplifting message for all of us. थोड़ा सा गेयर शिफ्ट करते हैं. मेरे ख्याल से एक
सबसे ज़्यादा अभी निर्मल जी का मैंने मैसेज सुन रहा था, तो he said when we are talking about the next generation, entitlement was something which he talked. मैं सोचता हूँ दो वर्ड है, entitlement and responsibility. These are the two words which are very important. If somebody is feeling entitled, I think he is lost. And the minute somebody feels responsibility, I think वो पार हो गया है. So I was just listening to your lesson, I saw the word, so I thought I'll just mention it. So let us just discuss about how we want to pass the legacy which all of you have made in this life to the next generation and those who are in the professional business, especially. How you are passing on to your employees and colleagues. आपका एक और इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें आपने कहा कि I want all my colleagues and people who are with me to act like owners. So how do you make them act like owners? What is the physical or the thought process which goes in your mind and in your organization's mind? Okay, I think there are too many questions, but let me try and answer. But I think we have other people who are also very eminent men of metal. They'll also probably respond. to Yeah. this. So all of us, the wealth that we have created, we are not going to use it ourselves. We don't need it actually. जैसा कि पृथ्वीराज जी ने कहा कि वो अंदर है और वो निकलेगा नहीं बाहर. So in some way or other, everybody has, we have made wealth. We've been fortunate in India to be at right time with right kind of people and right community. Now, important thing is that how do we transform this wealth into legacy and what do we leave behind? Our lives are very short, but the institutions that we create should outlive us. The next generation should have the values, the principles which, because of that, we could succeed in our lives. Most of us are first generation entrepreneurs and we have created most of wealth ourselves. So that's about the family and people. So I mean, this is a very loaded question, but I'll try and, so about our organizations first. We are fortunate if we have family members who are competent and they're willing to join, because many times people may be competent, but they may have different interests. And in this world, or any world for that matter, you can't force them to come and do this. So if they're willing and able both, then they can join. But otherwise, we have to make sure that there's a professional management for the company, which is really competent. We create a structure of the trust advisors and board that they make sure that the institution lasts generation after generation. See, if you really look at the world now, I was just giving some data point, and which was very surprising that the second generation, the 90% of wealthy people lose significant wealth in the second generation. Sorry, 70%, and 90% lose in the third generation, world over. Jain community does much better, so I think people won't resonate with that, but still. So how do we create that? That is the first thing. And coming back to the owner mindset, right from the day one, there's a culture. So people should feel responsible and owner. And that happens by multiple things. One is that you give them the autonomy and the freedom. You don't look over their shoulders. You trust them, then there's a speed of trust. And you give them empowerment through ownership also, which is equity and ESOP. And actually, that is what makes people feel and behave like owner. It's not just that they're owner for namesake, but they also share the wealth that you are creating. And they automatically feel accountable for that. Thank you. And actually, all the people on this dais have done well in this. So it's not something which is unique to IIFL. Motilal ji also has created an institution which is very good. And actually, I started my career there. I don't know whether you know this. I set up research in the days when research was non-existent actually. And the kind of autonomy, freedom that I really got from Motilal ji and Ramdev ji, it was not like an employee. I was more like a partner. And we created something which is now, even after 30 years later, that is really regarded as one of the best research. So I think all of us can do this. Only we apply ourselves and we decide that we have to do this, we can do this. Thank you very much. Motilal ji, since Nirmal ji has talked about you, how do you first get good talent? How do you mentor it? And lastly, how do you retain it? आपने निर्मल जी को छोड़ दिया, तो some comments on that. निर्मल जी ने मुझे छोड़ दिया. हाँ? निर्मल जी ने मुझे छोड़ दिया. Marwadi लोग सब entrepreneurs है. I am very happy that he also became entrepreneur and he is doing so well.
Yeah, and he's a brilliant guy, far more qualified than me. He's IIM Chartered Accountant, ICWA, and I think he really set up the research very well. So, when we look at the talent, let's understand there's a war for talent everywhere. Because good talent is very difficult to get and even very, very difficult to retain. And people will have their own preferences, passion, tantrums. And I keep telling everybody that every good employee has got 2 appointment letters in, one in left pocket and second in his right pocket. Because everybody has so much opportunity, right talent. Now the question is, how do you attract? There are 2 ways, basically what we do. Either you build it or you buy it. And if you buy it, it is very costly, but you still have to buy it because the demand is huge. And in my experience, people basically, why people look at organizations, they got basically 3 needs. And we need to satisfy all 3 needs. And first thing, of course, is the monetary needs, the money. Ke bhai, what is going to be the compensation? And that's the beginning point. But after somebody joins, the 2 other needs take precedent over money. Second thing is the growth. People, once they come here, they say that, will I grow in this firm? Grow not only financially, but financially, of course, is one way. But more importantly, in terms of knowledge, in terms of responsibilities, and that's where you have to provide the platform for the people to grow, and you have to work with them so that they grow. Ki bhai, chalo, main aaya tha as a manager, how I become VP, how you can become senior VP, how I can, I think, become director. So that's the mode for how do you build the talent. You build it through your own people, we grow your own wood. तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि भाई कैसे लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट करें उनकी ग्रोथ में कि भाई चलो एटलीस्ट बंदा आया है अगले साल क्या टारगेट रहेंगे, हाउ विड यू ग्रो. So we create lot of programs for making sure that the training, we get best of the people to be trained in global institutions, in domestic institutions, all the IIMs, IITs, we send them abroad to make sure that they grow in knowledge. And also we keep giving them a lot of responsibility. Chalo, you manage this, you do this, you do this, you do this. So हमारे जितने भी CEOs हैं mostly, जो नए business start करते हैं बाहर से, but most of the CEOs are homegrown. Somebody came as a management trainee, that has become the CEO. Somebody came as an analyst, he has become the CEO. Somebody came in as a programmer, he's become the head of the function. So there are a lot of internal positions and we make sure that we give them the growth, apart from monetary growth, definitely in responsibilities. And third thing, very important, how do we meet their emotional needs? That is very important because after some time, people feel, am I being appreciated? Am I being recognized? Am I being treated kind of, I think, well and respected? So those emotional needs become very, very important. And that's where the culture, what you set in the firm is very important. At every level, we need to make sure that we don't have any kind of toxic environment. We treat them well. We take their feedback. And a lot of things, I think we try to do that. So the people feel that this organization value me. So financial needs, and financially, it is also not only in cash. It has to be in ESOPs. Like 15% of my company is with employees today. It started with 4-5%. 15% equity जो है employees के पास है, right? So now उनका worth automatically बढ़ता जाता है. अगर company की value 50,000 crore है तो मतलब 7,500 crore उनके पास है. And we keeping diluting our company to make sure that good talent is retained. So financially in cash, financially we link with the profits they made for the firm. So 3 part में हमारा compensation होता है. Fixed salary, bonuses, variable bonus linked on the performance, and third thing is the ESOP. So finance, growth, and emotional needs, all 3 things are very, very important for us to attract and retain the best talent. Thank बहुत you. complicated है. I think one of the most valuable lessons for today. Vinod ji, you invest in a lot of companies. You have partnerships also at a lot of places. How do you choose? How do you find right partners, right investees? और कभी कुछ धोखा हुआ तो शेयर कीजिए, क्या लेसन सीखे हैं? मतलब मैं तो
पार्टनरशिप की जब बात करने की बात करता हूँ तो पार्टनरशिप में जब भी जिसके संग करता हूँ तो पहले मैं चोकड़ी काट के पार्टनरशिप बंद करता हूँ ताकि मेरे को दुख नहीं हो। मतलब अगर कोई भी पार्टनर मेरे को पार्टनरशिप का ऑफर करता है, सपोज वो बोलता है कि 10 करोड़ का इसमें लगाना है या 20 करोड़ लगाना है, जो पहला 10-20 करोड़ लगाता हूँ मैं ये सोच के ही लगाता हूँ ये रुपया आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पार्टनर के चक्कर में उसके संग दोस्ती नहीं खत्म करना चाहता हूँ। पहला मेरा थॉट्स है, रुपया तो जाना ही है। आज के युग में कोई मेरे को ये बता दे, वेरी रेयर इंस्टेंस होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं मोतीलाल जी भाई साहब और रामदेव जी जैसा का पार्टनरशिप है जो आज तक चले जा रहा है, वो बॉन्डिंग रहता है। 99% पार्टनरशिप में ये डिफ्रेंशिएट आता ही है। दूसरा बात, जब सबसे बड़ी बात होती है, जो लोग सोचते हैं कि एक पार्टनर बनाते हैं उसके बाद उसके ऊपर 1 लाख रुपए का सीए रखते हैं उसके ऊपर ऑडिट करना, तो वो पहला दिन ही विश्वास के ऊपर में दरार क्रिएट कर देता है। तो मेरा सोच बहुत क्लियर है कि आई डू विथ पार्टनरशिप। उसके दिन पहला दिन ये सोच लेता हूँ ये जो रुपया दिया है वो मेरा नहीं है, वो सरप्लस मनी था, मैंने उधर दे के रखा है और उधर से जो होना है वो नसीब का बात है। रही बात धोखा नहीं खाता, तो धोखा नहीं खाता तो यहाँ जितने साहब बैठे उनसे सबसे वेल्थिएस्ट में होता। नहीं, लेकिन थोड़े तो आप काफी जगह सक्सेस भी हुआ होगा, तो तभी तो आप करते जाते हो। तभी तो मैं 17 साल तो से ऑफिस थोड़ा- नहीं जा रहा हूँ, घर में बैठ के मजा कर रहा हूँ, पार्टनर लोग मेरे को पैसा दे रहे हैं और मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में। सी वन थिंग इज वेरी क्लियर, पार्टनरशिप इज मोर स्ट्रॉन्गर देन का आपकी जो शादी का रिश्ता है ना, उससे भी इंपॉर्टेंट और विश्वासपूर्ण रिश्ता है पार्टनरशिप का। अगर आपको राइट पार्टनर मिल जाए, योर कंपनी कैन गो टू एनी लेवल। इफ यू गेट ए रॉन्ग पार्टनर, उस समय आपको हार्ट को तकलीफ नहीं हो, मन को तकलीफ नहीं हो, भूल जाने में अगर आपकी क्षमता है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सेड इन लॉन्गर टर्म्स। एंड टुडेज वर्ल्ड, अगर आपको ग्रोथ करना है, हर आदमी अपना रिस्क फैक्टर को डिवाइड करने के लिए पार्टनर्स बना रहे हैं और उसी हिसाब से दुनिया चल रहे हैं। एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे शायद वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टनर्स होंगे जो इस मंच में बैठे हैं, उसमें हाईएस्ट पार्टनरशिप होंगे। एंड आई एम एंजॉइंग। 2-3% खराब निकलते हैं जो आपको धोखा देते हैं, 10-15% में बुद्धि नहीं है, अपने से खराब बुद्धि है, वो कमा नहीं पाते हैं। बाकी के लिए मैं लक्की साबित होता हूँ, इसलिए वो को घर बैठा के पैसा देते हैं। आई एम सो लक्की। तो योर रेशियो इज 80-20। माई रेशियो इज दैट मैं जितना सोचता हूँ उससे ज़्यादा मेरे पास 1 लाख टाइम ज़्यादा पैसा आता है, तो मैं रेशियो की परिभाषा नहीं बता पाऊंगा। बट आई एम वेरी लकी कि अगर मैं धंधा करने बैठता हूँ मोतीलाल भाई साहब, सोचता हूँ कि 1 लाख रुपया होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द पास 1 लाख इंटू 1 लाख आ जाता है। तो मेरे पास रेशियो की परिभाषा नहीं है। आई एंजॉय पार्टनरशिप एंड दैट इज माई स्ट्रेंथ। Thank you. Gautam, you became the head of your family quite early in your life, and you worked with your brothers and now with your son. तो नेक्स्ट जनरेशन को जो मेंटरशिप होनी चाहिए वो कैसे करते हो, और क्या आपकी एक्सपीरियंस है, क्या आपकी लर्निंग है फॉर द ऑडियंस? एक्सपीरियंस तो ये है कि देयर इज अ डिफरेंट mindset of the new generation. And like when I was working along with my brothers, and fortunately being the eldest, everybody used to treat me like father and they used to follow. And vice versa, that we always used to think that we are one family and I am the like father, to we have to take care of each and everybody. And today, the generation, I would say, is more professional because the emotions are much less compared to what it used to be. And this I see in my next generation also. Like I see my grandchildren and I saw my children, and now I compare with my brothers. So every generation, that shift is there. And fortunately, being the eldest, people still listen, whether it is grandchildren or son or brothers. As long as we are sincere in our whole approach to the family, I think the respect will continue. Sometimes, as a human being, we get emotionally disturbed for something. But then that is all part of life. If we need to continue life together and make sure that everybody is happy and comfortable, we perform our duty as the elders and they will perform their duties as the children. थैंक्स। पृथ्वीराज जी, आपसे भी जानना चाहते हैं, either next generation or staff, some of your philosophies which you would like to share
how you would like to go about it? देखिए, जैसे विनोद भैया ने कहा ना कि मैं पैसा बांटता रहता हूँ, हमारा उल्टा है। हमारे से लोग जो पैसे लेके जाते हैं वो कभी सोचते नहीं है कि वापस नहीं देना है। और हमको 5 पैसा 10 पैसा पार्टनरशिप एक्स्ट्रा देते हैं कि अपने नाम की। जब मैं इनिशियल स्टेज में था, मैं 86 80 90s की बात करता हूँ, मेरी 40 जगह पे पार्टनरशिप चलती थी। विनोद भैया तो पैसे बांटता है, देखता नहीं है। हम लोग तो पैसे बांटते हैं। हर साल में दिवाली का दिवाली ब्याज आना चाहिए और चिट्ठी ला के देता था कि ये प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट हम लोग जमा कर लेते थे। और बाद में जब उसको लगता था कि नहीं अभी मेरा खुद का मैं कर सकता हूँ, तो हम लोग हमारे हट जाते थे। कोई नाराज़गी नहीं है। आज भी हम लोग ट्रेडर है। मोतीलाल जी और निर्मल जी के जैसा नहीं है कि गांव के पैसे है और उस पर ट्रेड करना है। आज तो लड़ाई होने वाली है स्टेज पे। हमारे पास गांव के कोई पैसे नहीं है। उनके शेयर्स हमारे पास पड़े हैं, हम उस पर गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। इनके क्या फंड है, फंडों में लोगों के पैसे रहते हैं उसमें। और हम ट्रेडर है, हमको रोज़ सुबह उठ के नई स्ट्रेटजी बिठानी पड़ती है, राउंड टेबल पे डिस्कशन करके कि आज क्या ट्रेड करना है, क्योंकि रोज़ कमाना रोज़ खाना है। और नो डाउट है कि स्ट्रेटजी बिठानी पड़ती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, कौन से जगह पे क्या डिमांड है, कहाँ इंटरनेशनली, हर जगह के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। यकीन करोगे, जापान मार्केट खुलती है तब से लेके न्यूयॉर्क क्लोज तक हमको स्क्रीन पे बैठना पड़ता है। पैसे ऐसे ही नहीं बनते कि आप लगता है कि गोल्ड आ रहा है और बिक रहा है, आ रहा है बिक रहा है, तो हज़ारों लोग बैठे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और स्पेकुलेशन करते हैं, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है और क्या रेशियो होता है? देखिए, पहली बात तो हम लोग कभी स्पेकुलेशन करते ही नहीं है, बंद हो गया। हमारे पिताजी ने सिखाया ही नहीं हम लोग को। ओके। और ना हम कभी ब्याज पे करते हैं। डेट फ्री कंपनी है, हम ना कभी पैसा ब्याज पे लेते हैं, और आज दिन तक मेरी डिक्शनरी में ब्याज कभी चुकाया ही नहीं है। तो ट्रेडिंग का अलग अलग रहता है। इंटरनेशनल मार्केट वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट होती है, इंटरनेशनल मार्केट टू इंटरनेशनल मार्केट होती है, जैसे दुबई, हांगकांग है, लंदन है, ज़ूरिक है, टर्की है। हर जगह के ऊपर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। तो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है हमारा बिजनेस है, तो हम लोग हर जगह पे अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं। और जिस हिसाब से गोल्ड की वॉल्यूम है, जिस हिसाब से गोल्ड में आर्बिट्रेशन का होता है, तो स्पॉट वर्सेस फ्यूचर भी है, ऑप्शन भी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब ये सिर्फ गोल्ड दो चीज़ पे नहीं रही कि इंपोर्ट हो रहा है और सिर्फ और ज्वेलरी बन के बिक रही है, इसके मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए। हम लोग आए थे जब सिर्फ बुलियन बेचते थे, आज की डेट में हमारे 19 प्रोडक्ट चलते हैं। EMI है, SIP है, डिजिटल गोल्ड है, ETF गोल्ड है। ETF गोल्ड में मीन्स 25 AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो ETF जो खुद का प्रोडक्ट है उसके हम लोग मार्केट मेकर है। ऐसे सिल्वर के है, फिर उसके बाद में रिटेल में है, NBFCs में है, फिर रियल इस्टेट में हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी लैंड बैंक बनाते हैं, एनकैश नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल अगर 18% का अप्रिसिएशन हो रहा है तो बेच के भी पैसा क्या करें। तो हम लोग लैंड बैंक बनाते जाते हैं, कभी उसको एनकैश नहीं करते। तो ऐसा मल्टीपल बहुत बिजनेस है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, 3 जनरेशन हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, उसमें सबसे छोटा मैं हूँ। और 3 जनरेशन जो फैमिली के साथ में काम करने का जो मज़ा आता है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी ग्रोथ की स्टोरी है वो जॉइंट फैमिली के हिसाब से ही है। तो थोड़ा सा जो मैनेज करते हैं आप, स्पेशली यंगर जनरेशन को, वो ऑडियंस को बताइए कि जो जनरेशनल गैप है उसमें मैनेजमेंट करने में क्या टेक्निक यूज़ करते हैं और कैसे उनकी भी पूरी पोटेंशियल बाहर आए। देखिए, आपका ये सवाल जो है ना वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैनेज करना नॉट ईजी, और सबको खुश रखना। साथ में 9 भतीजे हैं, भतीजों के लड़के भी आ गए हैं, मतलब पोते भी आ गए हैं। उनको कंट्रोल करना, हर एक का माइंडसेट अलग है, हर एक की लिविंग स्टाइल अलग है, हर एक की सोचना अलग है। बट नो डाउट है कि हर आदमी को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो कंट्रोल करते हैं तो उनका पोटेंशियल फुल क्रिएट होता है? नहीं, उनका पोटेंशियल भी होता है, उनको हम समझाते भी है,
डिस्कशन भी करते हैं और नो डाउट है कि टच वुड एक भी ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली में मेनली हम लोग ने देखा है कि अगर एक भी जिन ना बोलता है, एक भी फैमिली मेम्बर अगर बोले इसमें नहीं करता है तो हम लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं मानता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या एक बाउंडिंग होती है, नए नए अपॉर्चुनिटी। अगर आप मुझे कहिए तो मेरे पास में हफ्ते की मोतीलाल जी नहीं तो 5 से 7 नए नए आइडियाज़ लोग लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। विनोद भैया के पास तो ये तो बांटता रहता है पैसा, तो इसके पास तो और ज़्यादा आता होगी। तो इतने नए नए कंपनियाँ, इतने नए नए आइडियाज़ आते हैं, उनको सिर्फ चाहिए कि हमारे साथ में नाम जुड़ना चाहिए। आप समझे मेरा कहने का मतलब? उनको लगता है कि नहीं, हमारा अगर साथ है तो हम लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। और नो डाउट है, जहाँ पे भी हमने ऊपर वाले की मेहरबानी गिनो, कि आप लोगों का प्यार गिनो, जहाँ पे भी हम हाथ डालते हैं तो वो आदमी आगे ही निकल जाता है। और जिसने मेरा पैसा खाया है, मैं कभी मांगता नहीं हूँ, वो ज़िंदगी में ऊपर भी नहीं आता है। नहीं, अगर खाया होगा तो और आप यकीन करोगे कि फैमिली के साथ में इतना मज़ा आता है। आई नो। अगर वो छोटा भी है, अगर पोता भी है ना, तो वो पहले बोलेगा, हमारा भतीज तो छोड़ो, हमारे पोते भी बोलना है, मेरे को भी बनना है तो काका के जैसा बनना है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये फैमिली का प्यार होता है, प्रेम होता है। और सब साथ में हम लोग जॉइंट डिस्कशन करते हैं। बट जो भी खर्चा करते हैं वो लोग खुले खर्चा करने देते हैं, पर खर्चे का हिसाब हमको चाहिए। आप समझे ना? आपको जो खर्चा करना है करो, बट उसका साथ में एंड ऑफ द डे हिसाब चाहिए। हर एक, आज भी 10,000 रुपये के ऊपर का चेक होता है तो मेरे टेबल पे आके जाता है, वाउचर भी। ओह, मतलब मुझे, और उनका क्रेडिट कार्ड मेरे पास में आता है, जब उनको पूछते हैं वो लोग के काका है कि नहीं है, क्योंकि हर एक क्रेडिट कार्ड को भी मैं चेक करता हूँ कि उसका पैसा कहाँ वो लोग खर्च कर रहे हैं। तो सब कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि फैमिली को संभालना, गणपत जी समझ गए हैं। तो पर बहुत अच्छा रहता है, मज़ा आता है। हैंड है, जब भी आज फ्री हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे लोग काम करते हैं, हमने हमारा एक सिस्टम बना लिया है मोतीलाल जी, कि हमारा कमाया हम खर्चा करेंगे, तुम्हारा कमाया तुम लोग रखो। तुम हमको क्वेश्चन मत पूछना कि क्या कर रहे हो, और वो उनको हम क्वेश्चन नहीं पूछते कि आप क्या कर रहे हो। एनीबडी एल्स इन द स्टेज वांट्स टू कमेंट ऑन दिस? मतलब कोई डिफिकल्ट फैमिली मेम्बर आता है, एंड डेफिनेटली कोई इनको तो होगा, उसको आप सीधा कैसे करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफ़िकल्ट भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसको हम लोग प्रेम से समझाते हैं। नहीं समझे तो फिर उसको मालूम है, अगर गुस्सा आ गया तो फिर क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, अगर आप लोग ने तो कभी देखा नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पर वो जब भी उनको मालूम है कि कोई भी किसी को अंदर कैबिन में आना है तो पूछता है कि काका का मूड कैसा है। तो होते हैं ऐसे फैमिली में, पर उनको समझाते हैं, और फिर हमारे भी वडील है, वो लोग भी समझा लेते हैं। और रिस्पेक्ट तो होता ही है, और संस्कार जो लेके आए हैं हमारे पास में, तो हमारी ये तो धरोहर हमारे माता पिता के हिसाब से। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि धर्म है, हमारे घर में आज भी धर्म है। तो सबसे मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ धर्म है वहाँ पे लक्ष्मी ज़रूर होगी। थैंक यू। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक लास्ट मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद ऑडियंस से पूछता हूँ, एक कॉमन क्वेश्चन करता हूँ कि गुरु मंत्र क्या है हर एक का, कि what is the one secret which you feel is the motto of your life, of your business? I will share my first success principle. मैंने एक प्रिंसिपल बनाया है, make your customer lazy. मेरा मानना है अगर आप कस्टमर को लेजी बनाओगे तो आप सक्सेसफुल हो, वरना नहीं हो. This is my principle. So I would like everybody to give one point which they think is the reason for success and which they follow in their life. So you look at from customer's point of view. जो भी आपको लगे, anything, मतलब घर के I लिए. think the way honesty, humility, and hard work, 3H. You know, they basically are the foundation for all the success. सबकी सोच सक्सेस का पैरामीटर्स अलग अलग होएगा. आपका
गुरु मंत्र मेरा बताइए, बाकी छोड़ दीजिए। गुरु मंत्र मेरा तो 18 साल पहले जब मेरी सेकेंड डॉटर को जब मेरे को मालूम पड़ा कि उसको थैलेसीमिया है, अपने उसी दिन सोच लिया कि अपना गुरु मंत्र है, घर में रहो, उसके पास रहो, परिवार के साथ क्या रहो। एंड फ्रेंड्स, आपको बता के हर्ष हो रहा है कि जिस दिन से मैंने अपना ऑफिस जाना छोड़ा है, मेरे आदमियों ने हाईएस्ट परफॉर्मेंस करके मेरे से ज्यादा पैसा कमा के मेरे को दिया है। वंडरफुल। मेरी बात करेंगे तो मेरे ऑफिस के अंदर नो वर्ड नहीं है। नो मतलब है ही नहीं। नेवर से नो। नो, आप उसको सीधा नो नहीं बोल सकते। आपको अगर नो भी बोलना है तो उसका वे करके बोलना पड़ेगा। जैसे ललित जी को भी मालूम है। काका ऐसा मत बोलिए कि सब आदमी को अलग से पूछे क्या हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदमी की नीति साफ होनी चाहिए। सबसे बेस्ट पार्ट है नीति, और सही चीज़ का साथ देना चाहिए, सही बोलना चाहिए। आप मुझे पूछिए आप क्या करते हो, मैं आपको मेरा पूरा धंधे की लाइफस्टाइल बता दूंगा। कमाना बनाना ये सब नसीब की बात है, और हम लोग कोई होशियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट चल गए, नहीं तो कोई यहाँ पे पूछता भी नहीं था। मोतीलाल जी, आपका गुरु मंत्र। देखिए, गुरु मंत्र हम लोग बचपन से जीते आए हैं। जैसे पृथ्वीराज जी ने कहा कि धर्म, तो जितने भी ये गुरु मंत्र हमारे धर्म में बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है, और मैं उसको मतलब धीरे धीरे सीख रहे हैं हम लोग भी। एवरी डे वी लर्न, बट हम लोग उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा सार है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। आपकी लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए। जैसे ज्ञान मतलब क्या, नॉलेज। जैसे निर्मल ने बताया रिसर्च, हाउ डू वी मेक श्योर दैट नॉलेज को हम हार्नेस करें, नॉलेज में कैसे और ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। तो राइट नॉलेज, राइट करेक्टर, वैल्यूज़, इंटीग्रिटीज़, ट्रांसपेरेंसी। सो राइट करेक्टर, राइट वैल्यूज़ एंड राइट फेथ, ये तीन चीज़ों को अगर हम सीरियसली लें तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि इसके बियॉन्ड कुछ है। और थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ याद आती है इसके बारे में, हम सब जैन हैं और हमारा जैन का लक्ष्य होता है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है? ओनली नॉलेज। वी एज जैन्स शुड बी फॉलोइंग ओनली नॉलेज। और आप जो सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हो, बात छू गई। थैंक यू सो मच। गौतम। I owe my success to what I have implemented all my life is honesty, trust, and above all, passion. Passion. I think that's what I see maximum in you, passion. Thank you very much. Now I'll throw the floor open to the audience if there are any questions, because I'm sure आज बहुत confusion हुआ। मेरे साथ साथ कम से कम 300 लोगों को ये लग रहा था कि ये पैनल उधर होने वाला है, तो इसलिए ऑडियंस धीरे धीरे आ रहा है। जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है, आप देखो अब खड़े रहने की जगह नहीं है। तो आई थिंक इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक सेशन, बट टू टेक इट फॉरवर्ड विल टेक सम ऑडियंस क्वेश्चंस प्लीज। You can either ask to the panel or to any person. Yeah, please. Hello. भाविन भाई, अपने पास टाइम good कितना है? evening. Yeah. Jai Jinendra, my question to all the panelists is not now, but 15 years back, what kept you running? Like, I am young right now. In my age, what kept you running every day, every morning, every night? That kept you, I mean, being the brand ambassadors of your company right now. Thank you. Any? देखिए, जब कोई ऑप्शन नहीं होता है, यू टू रन, राइट। फादर, आपके पास ऑप्शन, या तो पिताजी का बिजनेस देख लो या कुछ अपना खुद कर लो। सो वंस यू डिसाइड कि भाई मुझे अपना खुद कुछ करना है, देन यू हैव टू एब्सोल्युटली वर्क वेरी वेरी हार्ड। एंड that is the only thing which I have seen really, I think not only in my life, but I have seen with a lot of people that work hard, and of course values are very very important. शुरू से आप अपना values कैसे करते हो, कैसे रखते हो, कैसे जीते हो आप। And the third thing is have your aspirations very very large. बहुत बड़ी सोचो लाइफ में, बहुत बड़ी सोचो। तो ये चीज़ें जब आती हैं तो अपने आप आदमी भागता भी है, फिर लगता नहीं 18 घंटा काम कर रहे हो, 20 घंटा काम कर रहे हो, सैटरडे काम कर रहे हो, संडे काम कर रहे हो। ऑटोमेटिकली यू आर मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड टू मेक श्योर दैट यू रियली मूव टूवर्ड्स योर डायरेक्शन
and most of the time you succeed. Question है. Yeah, Jinan. So when you should diversify, at what point? Is it at the starting phase or mid of the phase or when you are on the top? Where you diversify. Yes, at what point? Say पृथ्वीराज you are जी into one सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हर चीज़ में बिजनेस करते हैं. तो पृथ्वीराज जी डाइवर्सिफिकेशन का मंत्र, गुरु मंत्र. देखिए क्या है ना कि डाइवर्सिफिकेशन अपने को पहले तो मेन आदमी देखना चाहिए कि कौन आदमी आपके पास प्रोजेक्ट लेके आ रहा है. हम लोग उसका प्रोजेक्ट नहीं देखते, आदमी को देखते हैं. सबसे बेस्ट है कि कौन है, उसका सिंबल कौन है. उसके बाद में देखो क्या है, अगर आदमी आपको सही मिल जाते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली होता है. हम लोग भी सीखते हैं, पैसा जाते भी है, इन्वेस्ट करते हैं, पैसे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट उसमें से सीख मिलती है कि हम कहाँ से चूक गए थे. और मेरा ऐसा मानना है कि जितनी आपके पास में मूड़ी है, मूड़ी अंदर जितना आपके पास में कैपिटल है, उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको रखना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए. ऐसा नहीं कि मेरे पास 100 रुपये, मैं 100 का 100 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दूँ. एक रेशियो रखो, क्या मेरा हर साल में इतना प्रॉफिट में से इतना मैं डाइवर्सिफाई करूँगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आती. अगर बनते पैसे तो भी अच्छे हैं, नहीं भी बने तो भी ठीक है. तो उनका वही क्वेश्चन है कि कितना अमाउंट डाइवर्सिफाई करना चाहिए और कितना ग्रो होने के बाद डाइवर्सिफाई करना चाहिए. मतलब शुड यू डू इट इन द फर्स्ट 3 years of your life or Yes, after 20 exactly. years? Exactly, that was my question. That is the question. So I would like to share the way we do is we have 2 words: exploit our existing business maximum, and then explore new businesses or new ideas. 80 to 90% of our energy should go into exploiting our existing businesses unless you are number one. Okay. Otherwise, you keep exploring and 10 to 20% of your capital, new ideas, just keep nurturing new ideas, and you have to keep the balance, because to build strengths take a lot of time. First, you exploit your strengths and make sure that you become market leader in number 1, number 2, number 3. And जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपका peak out हो गया है, then you start exploring new avenues, new ideas. सादर जय जिनेंद्र, मेरा क्वेश्चन पृथ्वीराज जी साहब से है. आपने 8-9 वर्टिकल, आपने 19 वर्टिकल बताए बिजनेस में. क्या आप लोग एक वर्टिकल आपका क्रिप्टो भी है, जिसमें मेटल बैक्ड क्रिप्टो तरफ भी आप सोच रहे हैं क्या? तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं. आई हैड इट इन माय लिस्ट कि गोल्ड के अलावा क्रिप्टो, सिल्वर, लैंड, आप चारों का आप थोड़ा आपका आइडिया दीजिए. देखिए अभी जैसे डाइवर्सिफाई की बात की ना, तो हमने क्रिप्टो एक्सचेंज में भी पैसे डाले हैं. उसके बाद में डेटा सेंटर के अंदर भी बहुत अच्छा अमाउंट डाला है. उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी में पैसे डाले हैं. उसके बाद में AI बेस में पैसे डाले हैं. उसके बाद में गोल्ड मेटावर्स में हमने पैसे डाले. एक वर्चुअल वर्ल्ड लेके आ रहे हैं हम लोग बहुत जल्दी. तो डाइवर्सिफिकेशन देखो समय के साथ में अपने को चेंज होना ही पड़ता है. तो ये डाइवर्सिफिकेशन इज द पार्ट है. और इसमें हमने देखा है कि अभी आज के 10 साल के बाद में हम देखते हैं AI का ज़माना आ रहा है. हम 10 साल के बाद में हम लोग कहाँ होंगे किसी को नहीं पता है. द वर्ल्ड इतना फास्ट चेंज हो रहा है. पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि क्या करना है, ब्याज आ रहा है, क्या करना है, बट नहीं, अभी वर्ल्ड चेंज हो रहा है. हम लोग, आप यकीन करोगे निर्मल जी, 2007 से मैं सॉफ्टवेयर में पैसे डाल रहा हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा हूँ. एक टाइम था जब भी मैं रोज के 1,000 फ़ोन उठाता था. एट द टाइम ऑफ न्यूयॉर्क मार्केट, आपको एक बात फ़ोन भाव किया, यस नीचे रखा रही, इतने फ़ोन आ जाते थे. तो हम लोग को भाव बढ़ता है तो लोग लेने आ जाते थे, गिरता है तो फिर आता ही नहीं था. तब हम लोग ने 2007 में RSBL स्पॉट करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. तो टेक्नोलॉजी के साथ में चेंज करना ही पड़ता है, डाइवर्सिफिकेशन भी करना. और हम लोग ने बहुत से धंधे में ऐसे पैसे डाले हैं और अच्छे लंबे पैसे डाले, जो कमाई कर करके हम लोग उसमें डाल रहे हैं. मुझे लगता है कि हम, फिर भी मैं अभी भी कहता हूं कि जो फेस वैल्यू देख के ही हमने पैसे डाले हैं. सर, मेरा क्वेश्चन विनोद जी के लिए है. विनोद जी, आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, लेकिन आप हर जगह एक्टिव हो. आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो. तो मेरा क्वेश्चन यही कि आप इतने आसानी से एम्प्लॉयज़ पे कैसे भरोसा कर लेते हो? मतलब क्या वो टिप है या क्या वो टेक्निक है आप यूज़ कर रहे हो आपके बिजनेस में, हाँ, कि हम भी ऑफिस ना जाएं? सुराना साहब ने एक सवाल किया था जिसने सबने बेखूबी से जवाब दिया था कि क्या करें कि सबको रिटेन कर सके.
तो हमने अपने ऑफिस में एक फॉर्मूला बना के रखे, आप लोग सब मालिक को मेरा खर्चा उठाओ, उसी तरीके से रिटेन हो रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो काका से मेरे को सब एक ही चीज़ पसंद है कि धंधे में करने का रिस्क होता है, सही बात है, लेकिन कोई भी धंधा करने के लिए सबसे बड़ा चाहिए जिगरा, कलेजा। अगर कलेजा है तो आप धंधा भी कर पाओगे और सक्सेस भी हो पाएंगे। और अगेन द सीरीज गोज, क्योंकि मैं अपना लाइफ को पूरा लाइफ जीता हूँ पिक्चर के माध्यम से। अभी शेयर मार्केट का ही था, रिस्क है तो इश्क है, तो वैसे ही तो मेरे जीवन में मैं जितना रिस्क लेता हूँ पैसा अपने आप आता है। आई एम गोइंग विद स्मॉल एग्जांपल कि अगर आप ताश खेल रहे हो, आई एम टेकिंग अ रॉन्ग एग्जांपल ऑन जॉइंट प्लेटफॉर्म बट स्टिल अलाउ मी बिकॉज एडवाइजरी और सब बैठे हैं। तो जब कार्ड्स खेलते हो तो आप लोग देख देख के खेलोगे तो लिमिटेड पैसा जीतोगे, करेक्ट, बट व्हेन यू हैव एम्पल नंबर ऑफ मनी और फ्लैश खेलो, मतलब ब्लाइंड खेलो, तो बहुत पैसा जीतने वाले होता है। तो उसी तरह से पैसा आते रहते हैं। और रही बात जो आप कह रहे हो कि विश्वास करने से ही पैसा आता है। अगर आप उसके ऊपर रोज शक करोगे, यू विल नॉट एबल टू सी देयर फुल पोटेंशियल, उनकी ड्राइव करने की कैपेसिटी नहीं सर। और सबसे बढ़िया बात सुराना साहब, ये बात यकीन मानिए, अपने जितने इंटेलिजेंट हैं अपने से ज़्यादा अपने एम्प्लॉय इंटेलिजेंट है, बस उनको भाग्य नहीं मिला या वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, अदरवाइज दे कैन डू वंडर्स। Thank you very much. I have one question to all the panel, सब लोगों को। This is the last question. Sorry, I think we are running out of time. वो last One question. second last question. Thank you. हम सब आप लोगों को बचपन से देखते भी आए हैं और आप 20 साल, 25 साल, 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं। आप लोगों ने डे इन डे आउट लाइफ जिया होगा, बिजनेस किया होगा, बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे। आपके बाल सफ़ेद तक हो गए, आई थिंक वन ऑफ देम, बाकी सबके नहीं हुए हैं। बट फिर भी ये कहता हूँ कि आप आज पीपल ऑफ मेटल बने हैं, हम कैसे पीपल ऑफ मेटल बन सके आपके जैसे? क्या वो इंस्पिरेशन रहेगा, क्या आपकी लाइफ से लर्निंग रहेगी कि हम भी पीपल ऑफ मेटल बने और ऐसे स्टेज पे आपके पास आके बैठे? थैंक यू। Any one person wants to answer that? आई थिंक पहले इसका आंसर आ चुका है, जैसे इन्होंने कहा पैशन, हाँ, निर्मल जी ने कहा विजन, वैल्यूज़, किसी ने पृथ्वीराज जी ने कहा कि बिल्ड ऑन द राइट, गिव मनी टू द राइट पीपल, और विनोद ने कहा कि बैट ऑन द काइंड ऑफ आई थिंक पीपल एंड हैव फेथ ऑन देम। सो दिस आर ऑल काइंड ऑफ आई थिंक एवरीबडी सक्सेसफुल फॉर्मूला इज वेरी डिफरेंट। जो आपके लिए जो काम करेगा शायद मेरे लिए काम नहीं करेगा, बट दो तीन चीज़ जो यूनिवर्सली है कि भाई एटलीस्ट बहुत यू प्लान फॉर लॉन्ग टर्म, हैव एस्पिरेशन, मतलब थिंक बहुत बड़ा सोचो, थिंक एट ग्लोबल लेवल, follow the values because values will create valuations, not the other way around. And the most important part is I think have the right kind of people with you as partners or as employees, because people actually have unlimited potential. So how do you hire good people even better than you? How do you hire better people better than you? मतलब हमको लग रहा था निर्मल आया है अहमदाबाद का, कैसे हम इसको हायर कर लें, ऑफर देने में डर लगता था टू बी वेरी फ्रैंक। कितना टैलेंटेड होशियार आदमी हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, कैसे इसको, सो बट वी टुक द बैट, हायर पीपल बेटर देन यू एंड गिव देम फ्रीडम, एंड आई थिंक दे डिलीवर वेरी वेल। 90% ऑफ द टाइम you bet on people and they really, I think, absolutely meet your, not only meet, but they beat your expectations. That's my experience. I'll just add to what Motilal ji said. You can go much ahead of all of us, each of you actually, but believe in yourself. First, you should have confidence, yes, I can do that. And then whatever Motilal ji said and whatever you heard here, the honesty of purpose and commitment, that's very important. But everybody can achieve and you can go much ahead. Why? This is not the dream for you. You can go far beyond. Okay, last question, Mohan. मेरा मोतीलाल जी से सवाल है सर, इन लाइटर वेन माहौल हल्का करता हूँ। आपका और रामदेव जी अग्रवाल की दोस्ती एक स्कूटर राइड से शुरू हुई, बाइक राइड, जिसको शोले भी कहा जाता है। तो दोस्ती को पार्टनरशिप में इतने साल, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनरशिप, इसका सीक्रेट सक्सेस क्या है सर? पार्टनरशिप विद फ्रेंड, मोतीलाल जी ओसवाल और रामदेव अग्रवाल की दोस्ती शोले पिक्चर का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो इसका सीक्रेट सक्सेस? दो चीज़ें हैं। पहले तो वेन्यू, जब शुरू से में आपकी एंगेजमेंट होती है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ के साथ भी एटलीस्ट इट टेक्स टाइम। सो व्हेन वी, Ramdev was a researcher, he used to have research and I used to know some tricks
about the business. So I used to manage the business, he used to do the research. So we built complementary skills. Because दोनों skill एक दोनों के पास है तो कोई मतलब नहीं, valuation नहीं है. So you look at the complementary skills, what is required to do the business, and then फिर लंबा कैसे चले वो. I think blind faith. Blind faith in your partner, whether it is your spouse or whether it is your business partner or whether they are your employees. Once you have them on board, you have to really have the blind faith, and I think that's what has worked for us. Thank you very much. I think ये जो trust और faith. वो राजेश भाई की एक बात करनी थी, किसी मैं एक दो लाइन में बोल देता, किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ आता है. अरे क्या बात है, क्या बात है. Thank you very much. I think it was one of the most fantastic panel. एक खत्म होने के पहले my request, कल सुबह अपना golf tournament है. I invite all of you to come at 6:45 for the golf tournament at HGA. Thank you very much. Hemji, Bhavinji, and Tapasvi, Rajeshji, please our Jeetam team also, our Mumbai zone team also, we'll just have a group photo.